हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्लियर है? तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आप लोगों को पता है बच्चों, आप लोगों के लिए फिजिक्स स्पेशल का बैच चल रहा है यहाँ पे, जो कि 2025 और 26 के वाले बच्चों के लिए होने वाला है। जैसा कि लिखा हुआ है सेशन यहाँ पे 2025-26। क्लियर है? क्लास 12 के लिए चल रहा है ये बैच फिजिक्स स्पेशल, जिसके अंदर आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। ठीक है? तो चलिए, अच्छा इसी के साथ मैं यहाँ पे 3 बातें करना चाहूंगा, जो कि मैं आप लोगों से हमेशा से करता हूँ कि जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो सबसे पहले जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा कि वीडियो का कोई भी अपडेट, नोट, पीडीएफ सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हम लोग कराते रहते हैं, जिसका लिंक जो है बच्चों वो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में जाके। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्लिक कीजिए, आप चैनल पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, अच्छा जिन बच्चों ने हमारा ये इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कराते रहते हैं, डेली जी के फैक्ट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, साइंस के फैक्ट्स भी आते रहते हैं और मैथ्स की शॉर्ट अप्रोचेस भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। क्लियर है? तो चलिए, और इसका भी लिंक बच्चों कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में। और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो इस लोगो को आप देख लीजिएगा, चैनल पे ये लोगो लगा होगा तो आप समझ जाएंगे ये एडवांस क्लासेस का लोगो है। ठीक है? चलिए, और ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है। तो जिन बच्चों ने व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो बच्चे भी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी बिल्कुल एज ए टेलीग्राम की तरह हम सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराते रहते हैं। ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 है। तो जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर नंबर 5 हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियो, तो वो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड कीजिए, जिससे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आए। ठीक है? तो चलिए, अच्छा इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है? तो स्थिर वैद्युतिकी क्या, ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है? और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसके अंदर जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्ब लॉ। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलाम्ब लॉ, जो कि अब समापन की ओर है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। तो आज के हमारे जो टॉपिक होंगे वो हमारे होंगे विद्युत विध्रुव के कारण गैर अक्षीय स्थिति। गैर अक्षीय का मतलब होता है या तो गैर अक्षीय बोली चाहे निरक्षीय बोल लीजिए, निरक्षीय। ठीक है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन, यानी कि सूत्र का निगमन, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे आज हम। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर टॉर्क, टॉर्क बोले तो बच्चों इसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है? अच्छा, और कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, इसको भी आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है? तो चलिए, ये 3 टॉपिक हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और पूरी डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को देखिए। पूरा ध्यान आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है? और कोशिश कीजिए कि मेरे साथ इस क्लास को यहाँ पे देखें, यहाँ पे साथ के साथ नोट्स भी आप मेरे साथ ही बनाते हुए चले। वीडियो को पॉज करके फिर आप इसको साथ को नोट्स बना लीजिए। ठीक है? तो चलिए, पहला टॉपिक आपकी नजरों के सामने है, विद्युत विध्रुव के कारण गैर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए डेरिवेशन क्या होता है? तो अच्छा, इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखे उन वीडियो को जरूर देख के आइए, क्योंकि आपको डेरिवेशन समझने में पूरा हेल्प होगा उन वीडियो का। ठीक है? क्योंकि कुछ बेसिक चीजें होती है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पिछली वीडियो में भी बताई है, तो उन चीजों का यहाँ पे यूज होता है। इसलिए इसलिए लेक्चर को अगर आप क्रम के अनुसार देखते चलेंगे तो चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी। ठीक है? तो चलिए, विद्युत विध्रुव के कारण गैर अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन तो देखो नाम से क्लियर हो रहा है, विद्युत विध्रुव के कारण, विद्युत विध्रुव यानी विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वैद्युत विध्रुव बनाइए। क्या बच्चों? अब वैद्युत विध्रुव क्या होता है बच्चों यहाँ पे? तो वैद्युत विध्रुव होता है कि दो आवेश परिमाण में समान और नेचर में अपोजिट, यानी परिमाण में समान, नेचर में अपोजिट और कुछ दूरी पर स्थित हो, तो उस प्राप्त निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत विध्रुव। ठीक है? तो सबसे पहले वैद्युत विध्रुव बनाते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले एक वैद्युत विध्रुव बनाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों ये एक वैद्युत विध्रुव बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मान के चलिए बच्चों, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है? और इनके बीच, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे बी।
ठीक है। और इनके जो बीच का सेपरेशन है बच्चों वो क्या है, वो मैंने मान लिया क्या है 12 है। क्या है बच्चों 12 ही होता है बेसिकली। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया कितना है बच्चों 12 है। कितना है बच्चों 12 है। अच्छा इसके सेंटर से अब निरक्ष क्या होता है बच्चों, इसके सेंटर से, तो इसका सेंटर बच्चों क्या है, तो इसका सेंटर बच्चों मान लिया ये है, ये इसका ओ पॉइंट जो वो क्या है इसका एक सेंटर है। तो सेंटर से बच्चों अगर सेंटर से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं सेंटर से इस तरीके से, सेंटर से, तो बच्चों सेंटर से ये दूरी जो है बेसिकली ये कितनी है, तो ये जो दूरी है ये मैंने मान ली कितनी है बच्चों आर है, कितनी है आर है, ठीक है। अच्छा अब आप देख रहे हो कि ये ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, बहुत ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 12 है। तो इस बात को यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले, तो ए बी के बीच की दूरी मैं यहाँ लिख देता, चलो यहीं लिख देता हूँ। तो ए बी की बीच की दूरी कितनी है बच्चों यहाँ पे, ए बी की बीच की दूरी है यहाँ पे 12 है। अच्छा अब बच्चों सेंटर से ए से लेके बी तक की दूरी 12 है, तो ए से लेके ओ तक की कितनी होगी बच्चों एल होगी, कितनी होगी ए से लेके एल, और बी से लेके ओ तक की कितनी होगी, तो ये भी कितनी होगी बच्चों एल होगी। अच्छा ओ से लेके पी तक की, यानी इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बच्चों क्या है कि ये पॉइंट जो है ये मैंने मान लिया क्या है पी पॉइंट है, कौन सा है पी पॉइंट है। तो ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे, तो ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस होगी आर, ठीक है। तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अच्छा अब बच्चों ध्यान से देखिए कि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है एल, ये आर है। तो अगर मैं आवेश से ए से पी तक की दूरी देखो तो ये कितनी होगी, तो ए से पी तक की दूरी आवेश से बीच की आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, ए से पी बिंदु के बीच की दूरी। तो इसको देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं इसको पॉइंट पी से ज्वाइन करता हूँ यहाँ से इस तरीके से, तो इस तरीके से, तो ये बीच की दूरी क्या होगी बच्चों यहाँ पे, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है एल, और ये डिस्टेंस कितनी है एल। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये डिस्टेंस निकल के आएगी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी निकल के आएगी, ये भी यही डिस्टेंस निकल के आएगी आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। बिकॉज क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या 90 डिग्री है, क्या है बच्चों 90 डिग्री है, क्लियर है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी ये एंगल भी क्या होगा बच्चों थीटा होगा, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी एंड बी ओ पी, बी ओ पी आर इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी बच्चों ये क्या है समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को पता है बच्चों कि एंगल के सामने वाली साइड होती है थीटा के सामने वाली भुजा ऑलवेज परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होगी बच्चों, यानी एपी, क्या होगी बच्चों एपी, तो एपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो गया बच्चों यहाँ पे ओपी, तो ओपी का स्क्वायर, और बेस क्या हो गया बच्चों हमारा एओ, एओ। अच्छा ये दो ट्राइंगल लिए हैं एओपी बीओपी दोनों बराबर हैं, तो आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं। अच्छा बच्चों अगर यहाँ से मैं एपी निकालू तो एपी का स्क्वायर बराबर, तो क्या आ जाएगा बच्चों ओपी कितना दे रखा है आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अगर यहाँ से मैं एपी से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा बच्चों अंडर रूट, तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, क्लियर है। और यही डिस्टेंस किसके बराबर होगी बच्चों बीपी के बराबर होगी, किसके बीपी की, क्योंकि दोनों ही एंगल आपस में क्या है बराबर है, कि दोनों का ही परपेंडिकुलर क्या है सेम है, ठीक है। दोनों का ही परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है सेम है, तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है। सारा खेल बच्चों डायग्राम का है तो इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको, ठीक है।
तो चलिए, अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे मिलाता हूँ, इस वाली लाइन को अगर मैं आगे मिलाता हूँ, इस वाली लाइन को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से आगे मिलाता हूँ, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे भी क्या एक एंगल फॉर्म होगा इस तरीके से। तो बच्चों ये एंगल है, तो ये वाला जो एंगल यहाँ से देखिए, तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि एंगल फॉर्म होगा, ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव के कारण जो इंटेंसिटी होती है वो किधर होती है बच्चों, प्लस से दूर होती है, और माइनस के कारण किधर होती है, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, तो प्लस के कारण तीव्रता किधर होगी बच्चों, प्लस से दूर, इससे दूर यानी कि इधर की तरफ, किधर, बाहर की तरफ, इधर। अगर मैं इस लाइन को अगर इधर मिलाता हूँ इस तरीके से, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से अगर मिलाता हूँ, ये वाली लाइन, तो ये वाली जो इसकी जो डायरेक्शन है प्लस के कारण किधर होगी बच्चों, इधर, बाहर, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो इंटेंसिटी है वो किधर है, प्लस क्यू आवेश। और माइनस के कारण इंटेंसिटी किधर होती है, जब प्लस के कारण तो इधर होती है, माइनस के कारण किधर होती है बच्चों, अंदर की तरफ, यानी इधर, यानी माइनस के कारण इंटेंसिटी किधर होती है बच्चों, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो एंगल थीटा होंगे हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होंगे, इसके कंपोनेंट होंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मैंने क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट कर दिए। क्या कर दिए बच्चों, कंपोनेंट कर दिए। यहाँ पे समझ में आ रही है, क्या कर दिए बच्चों, यहाँ पे कंपोनेंट कर दिए, कंपोनेंट कर दिए यहाँ पे। तो कंपोनेंट आप लोगों को पता है, जैसे कि समझिए ध्यान से, अगर ये इस तरीके से, अगर ए वेक्टर हमारा ये है और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है जिधर थीटा होता है उधर हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, तो ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा होता है बच्चों, ए साइन थीटा। तो आप लोगों को पता होगा, ये वाली बात 11th क्लास की है, अगर एक वेक्टर हमारा थीटा कोण पे स्थित है तो उसके कंपोनेंट होते हैं। तो आप इसको एज जिन बच्चों को पता है 11th का पढ़ा, तो उन्हें पता होगा कि दो कंपोनेंट होते हैं। अगर एक वेक्टर थीटा कोण पे स्थित है तो उसका एक कंपोनेंट एक कॉस थीटा होता है, जिसको हम क्षैतिज घटक कहते हैं, और वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व घटक। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो क्या, इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश है, सदिश राशि होती है। तो इसका क्या होंगे बच्चों, कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, कंपोनेंट होंगे यहाँ पे। तो अब इस तरीके से अगर मैं इसका यहाँ पे कंपोनेंट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस वाले कंपोनेंट के लिए ई प्लस का जो, ई प्लस के कारण जो तीव्रता है, यानी वो किधर होगा बच्चों, इसका कॉस कंपोनेंट किधर होगा बच्चों, इधर, किधर, यानी ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा। अच्छा, और ई प्लस के कारण जो बच्चों माइनस कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, ई प्लस, ई प्लस साइन थीटा, प्लस के कारण जो कंपोनेंट होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिधर थीटा होता है उधर ही कंपोनेंट होता है, तो ई कॉस थीटा। अब ये वाला एंगल, तो इसके लिए एंगल क्या होगा बच्चों, ई माइनस कॉस थीटा के कारण ये भी किधर होगा बच्चों, सेम डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा। तो ये भी बच्चों इस डायरेक्शन में, और इसका किधर होगा बच्चों, इधर। तो ई यहाँ पे लिख देता हूँ, ई माइनस कॉस थीटा, इधर लिख देता हूँ, ई माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो आप लोगों को बच्चों एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जो साइन थीटा जो है ये क्या, एक दूसरे के अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे। तो जो दो कंपोनेंट है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जो दो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं वो आपस में क्या बच्चों, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे डायरेक्शन भी बता दी, तो अब इस डेरिवेशन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों क्या है, पॉइंट पी पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर क्या नहीं, तो प्लस के कारण इंटेंसिटी होगी और माइनस के कारण इंटेंसिटी होगी। तो मैं ये वाली बात यहाँ लिख देता हूँ, प्लस के कारण क्या है बच्चों, तो याद रखना, ई प्लस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर होगी बच्चों,
प्लस के कारण, तो प्लस के कारण तीव्रता किधर होगी बच्चों, ए से पी की तरफ, किधर होगी, ए से पी की तरफ, यानी ए से पी की तरफ। अब माइनस के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा, तो ये किधर होगी बच्चों, पी से बी की तरफ, पी से बी की, यानी ये कह सकते हैं बच्चों ये होती है बाहर की तरफ, ये मैं बता चुका हूँ, और ये होगी किधर बच्चों, अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। प्लस के कारण तो किधर होगी बच्चों, बाहर, और माइनस के कारण किधर होगी, अंदर की तरफ, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब मैं डेरिवेशन करता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए कि दो कंपोनेंट है बच्चों यहाँ पे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और कॉस कंपोनेंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख सकते हैं यहाँ पे ई प्लस तथा ई माइनस के घटक घटक ई प्लस कॉस थीटा तथा ई माइनस कॉस थीटा आपस में आपस में जुड़ जाते हैं, जबकि ई प्लस साइन थीटा तथा ई माइनस साइन थीटा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में होने के कारण, होने के कारण एक दूसरे को, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे, तो ये जो है बच्चों एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, ये कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, और ऐड ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस के कारण बिंदु पी पर इंटेंसिटी होगी, और माइनस के कारण इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो इस बात को देखिए यहाँ पे, अब प्लस के कारण दोनों तीव्रता लिखेंगे, परिणामी तीव्रता, तो यहाँ परिणामी तीव्रता निकालते हैं, तो परिणामी, परिणामी तीव्रता बिंदु पी पर, अब परिणामी तीव्रता अगर बिंदु पी पर निकालू मैं यहाँ पे, परिणामी तीव्रता बिंदु पी पर निकालू, यानी कि ई नेट, तो बच्चों दोनों कंपोनेंट यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी कि ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब आपको याद रखना है बच्चों कि ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा ये आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मैंने मान लिया किसके बराबर, ई के बराबर मान लिया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यानी इसको ही मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर ई नेट बराबर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसकी जगह पे ई रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ऐड करने के बाद बच्चों ये क्या निकल के आएगा, ई नेट, ये हो जाएगा 2e कॉस थीटा। तो पॉइंट पी पर अभी इतनी परिणामी तीव्रता है, ठीक है, और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आप लोग जानते हैं कि परिणामी, आप इस बात को जानते होंगे कि बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है बच्चों, तो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, ई बराबर के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, क्या बच्चों, दूरी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बच्चों ए की वैल्यू अगर रखूं और दूरी यहाँ पे बच्चों क्या है, तो दूरी हमारी यहाँ पे क्या होगी, के क्यू अपॉन
अंडर रूट, क्योंकि आवेश से दूरी कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो ये देखिए बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई नेट बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2, ई की वैल्यू रखी बच्चों क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बच्चों कौन सा है, दूरी कौन सी होगी बच्चों, तो यहाँ पे जो दूरी होगी बच्चों, दूरी जो होगी बच्चों कौन सी होगी, ये वाली दूरी लेंगे बच्चों, कौन सी, ये वाली दूरी, ठीक है। आवेश से दूरी यानी ए से लेकर पी तक की दूरी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर दूरी रखूं तो ये क्या है बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों होल स्क्वायर से क्या बच्चों, अंडर रूट हट, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब आप लोगों को पता है कि होल स्क्वायर से क्या है, अंडर रूट हट जाता है, होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ पे जो बचेगा बच्चों, वो क्या बचेगा, 2 k³ कॉस थीटा अपॉन, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल, अब मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते, इन ट्राइंगल ए ओ पी, आप चाहो तो बी ओ पी भी ले सकते हो, या बी ओ पी, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो, बी ओ पी। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ पे दोनों ही समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर मैं ट्राइंगल लूँ यहाँ से, तो आप जानते हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर, या ये कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बच्चों इसका जो बेस है क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर, बेस कितना है बच्चों इसका, एओपी, देखिए जानते, बेस कितना है बच्चों इसका, एओ, यानी कि कितना है, एल, कितना है, एल, तो ये एल हो गया, तो एल अपॉन, और बच्चों इसका हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस है इसका ये वाला है, यानी इस लेके ये 90 डिग्री के सामने, तो इसका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों इसका, कॉस थीटा की वैल्यू। अब इस वाली ये वैल्यू जो हमें किसमें पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में हमने रखा बच्चों ई नेट बराबर क्या था बच्चों यहाँ पे, 2 kp, अब कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है, 2 k³ है, सॉरी, क्या है बच्चों, 2 k³ कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पे, तो ई नेट 2 k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर मल्टीप्लाई, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों, एल अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्या होता है, पावर 1/2। तो ई नेट 2 k³ इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी होल पावर कितनी है बच्चों, 1, इसका मतलब 1/2। तो कितना हो गया बच्चों, 1 + 1/2 कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की होल पावर 1 मल्टीप्लाई, और ये हो गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की होल पावर हाफ। तो हाफ और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो मल्टीप्लाई में पावर हमेशा क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 k³ अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब प्यारे बच्चों आप जानते हो ये 2 QL, ये देखिए ध्यान से, ये 2, ये वाला, ये 2 QL, ये क्या बन गया बच्चों हमारा, ये को बाहर निकाल दो तो ये P क्या बन गया हमारा, P बन गया। तो ये क्या किसके बराबर होता है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P बराबर क्या होता है, 2 QL। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, P रख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे ई नेट, नेट बराबर KP अपॉन आर स्क्वायर
प्लस के एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि आर का मान, आर स्क्वायर की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो एल स्क्वायर क्या है बच्चों, नगण्य मान लेते हैं, ना के बराबर। तो इसको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, तो ये प्रूफ जो है बच्चों क्या निकल के आएगा हमारा, तो ये निकल के आएगा ई नेट बराबर के पी अपॉन आर स्क्वायर और इसकी होल पावर के एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे हमारा ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। क्या बचेगा, ई नेट बराबर के पी अपॉन आर क्यूब। तो यही हमारा प्रूफ था बच्चों, यही हमें लेके आना था। ठीक है, तो यही हमें लेके आना था और ये हमारा डेरिवेशन क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो हम ई की वैल्यू भी रख सकते हैं, के की। तो ई नेट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो के हमारा बच्चों क्या है, कांस्टेंट था। क्या था बच्चों, कांस्टेंट। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये वाली चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो एक बार और देख लीजिए आप ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, तो सारा खेल जो है बच्चों, सारा मतलब डेरी इसका है, इसको आपको समझना है, कंपोनेंट करना आपको सीखना है कि जिधर एंगल थीटा होता है उधर कॉस कंपोनेंट, उसके अपोजिट क्या होगा बच्चों, ई प्लस कॉस थीटा। यानी कि प्लस के कारण की हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ पे घटक किए हैं। ठीक है, एक प्लस के कारण एक माइनस के कारण, क्योंकि बिंदु पी पर प्लस और माइनस दोनों के कारण बच्चों यहाँ पे क्या है, तीव्रता होगी, तभी तो टोटल होगी, तभी तो हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो दोनों के हमने यहाँ पे क्या किया, घटक किए यहाँ पे। कॉस कंपोनेंट याद रखना, जो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं हमेशा ऐड होते हैं, विपरीत होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन। तो चलिए अब इस डेरिवेशन को समझ लीजिए। तो इससे पहले जो डेरिवेशन कराए वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो डेरिवेशन है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लेते हैं यहाँ पे। तो बच्चों क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत पर बल आगुड़, टॉर्क को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बल आगुड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, बल आगुड़ के नाम से जानते हैं इसको, बल आगुड़। तो बच्चों बल आगुड़ होता क्या है एक्चुअली में, क्या होता है बच्चों बल आगुड़, इसको आज हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाइए यहाँ पे, क्या बनाइए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इन सबकी डायरेक्शन देखिए कि सेम है। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों क्या है कि एक डायपोल रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है बच्चों, एक डायपोल रखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चों ये एक डायपोल रखा हुआ है हमारा इस तरीके से, ये हमारा एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, जो कि थीटा कोण पे रखा हुआ है, किसको रखा हुआ है बच्चों, थीटा कोण पे रखा हुआ है। अब मान लीजिए बच्चों की डायपोल है, तो डायपोल क्या होता है कि दो आवेश होते हैं इसके अंदर, तो दो आवेश लेते हैं सबसे पहले, एक ये आवेश ले लिया बच्चों हमने और एक ये ले लिया आवेश। ठीक है, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब आपको पता है ये डायपोल है और ये प्लस का आवेश है, तो आपको पता है प्लस का क्यू आवेश होने के कारण ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा, क्यू ई। और माइनस के कारण बच्चों ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, यानी इधर फोर्स लगाएगा ये माइनस के कारण। अब आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों कि प्लस का क्यू आवेश इसको नीचे की तरफ लेके आना चाहता है, और प्लस का जो माइनस का आवेश है वो इधर इधर लेके आना है, यानी दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है यहाँ पे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये इसे इस तरीके से नीचे लाना चाहता है, ये इसे ऊपर ले जाना चाहता है। तो यहाँ पे एक घुमाव उत्पन्न होता है बच्चों, क्या होता है उत्पन्न, एक घुमाव। और उसी घुमाव को हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बल आघूर्ण। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ से अगर देखूं, इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से देखूं, तो ये क्या है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है।
क्या बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये एंगल थीटा है तो बच्चों आपको पता है ये एंगल भी थीटा ही होगा, यानी ये एंगल लगातार क्या है, सेम बनता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने बी, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने सी। अब आप जानते हो डाइपोल क्या होता है, दो आवेश परिमाण में समान, नेचर में अपोजिट, और बीच की दूरी क्या होती है बच्चों उनकी 12। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया क्या है बच्चों, 12 है। क्या है बच्चों, 12 है। तो इनके बीच का क्या सेपरेशन, 12 है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों फोर्स इस पे बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं माना कि, स्टेटमेंट लिख सकते हैं माना कि वैद्युत द्विध्रुव के की बीच की दूरी, बीच की दूरी 12 है, 12 है, जो थीटा कोण पर स्थित है, स्थित है। ठीक है, अच्छा बच्चों आप जानते हो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बल, लगने वाला बल, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बल बच्चों लग रहा है हमारा, तो कितना है बच्चों प्लस का क्यू ई। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल, बल ये तो बच्चों क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। क्या बच्चों, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बच्चों किधर है हमारी, इधर। तो प्लस के कारण जो बल लग रहा है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस के कारण इसके विपरीत, और ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। कहाँ लग रहा है बच्चों, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। क्या है बच्चों, क्यू ई, ये विपरीत दिशा में लग रहा है। तो बच्चों इन दोनों का लिख सकते हैं प्लस एफ प्लस क्यू तथा एफ माइनस क्यू, बल का परिमाण समान है, समान है, परंतु दिशा क्या है बच्चों, दोनों की अपोजिट, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। अब दो बल बच्चों क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। क्या नेट फोर्स क्या होगा इनका, जीरो होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये फोर्स किधर लग रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स किधर लग रहा है बच्चों हमारा, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों की क्या है बच्चों, क्रिया रेखा भिन्न है, और जब भी दो बलों की क्रिया रेखा भिन्न होती है तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्योंकि ये फोर्स जो है बच्चों, ये इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इसे ऊपर ले जाना चाह रहा है, तो ये घुमाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, बल आघूर्ण की वजह से उत्पन्न हो रहा है। किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। ठीक है, तो इनकी बच्चों क्रिया रेखा भिन्न है, इसकी इसकी क्रिया रेखा इधर है और इसकी क्रिया रेखा बच्चों किधर है, इधर। तो इनकी दोनों की क्रिया रेखा भिन्न है, तो एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः दोनों बलों की, दोनों बलों की क्रिया, क्रिया रेखा क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण, कारण उत्पन्न बल आघूर्ण। अच्छा बच्चों यहाँ पे बल आघूर्ण हमेशा तभी उत्पन्न होगा जब दो बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इस तरीके से, जैसे एक फोर्स इधर लग रहा है तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है तो दूसरा फोर्स किधर लगेगा बच्चों, नीचे।
क्योंकि बच्चों ये इसे ऊपर ले जाना चाहता है, ये इसे नीचे ले जाना चाहता है, तो घुमाव उत्पन्न होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, दोनों की क्रिया रेखा क्या है यहाँ पे भी भिन्न है। ठीक है, अब दोनों के उत्पन्न बल आघूर्ण, तो बच्चों बल आघूर्ण क्या होता है यहाँ पे? बल आघूर्ण इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क से। तो क्या होता है बच्चों, बल आघूर्ण क्या होता है? बल इंटू क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। अब बच्चों इसकी लंबवत दूरी नहीं देखिए ध्यान से। अब ये दोनों फोर्स इधर है, तो इनकी लंबवत दूरी कौन सी बच्चों? ये वाली बीसी। बीसी क्या है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनकी लंबवत दूरी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू बल एफ इंटू लंबवत दूरी कितनी है? बीसी। कितनी है बच्चों? बीसी। तो आप जानते हो दोनों बलों का परिमाण कैसा था बच्चों? सेम था, जैसा कि मैंने अभी बता दिया था आपको कि प्लस के कारण जो फोर्स था और माइनस के कारण जो फोर्स था, इन दोनों का जो परिमाण था वो कैसा था बच्चों? सेम था। तो इस पर लगने वाला फोर्स तो बच्चों परिमाण सेम है, तो क्या हो जाएगा? क्यू ई इंटू बी सी। अब बात करते हैं बच्चों बीसी। बीसी क्या है? बीसी क्या है यहाँ पे बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। तो अगर ध्यान से देखिए, ये बीसी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान से देखिए, एबीसी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों आपको पता है थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस, जो कि हमें नोन वैल्यू है, 2l दे रखा है। तो यहाँ से मैं बीसी की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, समकोण है। तो यहाँ से बच्चों अगर समकोण है, तो मैं यहाँ से अगर साइन थीटा निकालू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान से देखिए बच्चों कि इसका परपेंडिकुलर कितना है? इसका परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? एबी। एबी की डिस्टेंस कितनी है? 2l। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूं बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? बीसी। और ये कितना दे रखा है बच्चों? यहाँ पे एबी। कितना है? एबी। तो यहाँ से अगर मैं बीसी निकालू, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे एबी साइन थीटा। और एबी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों? ध्रुवों के बीच की दूरी 2l। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे बीसी बराबर 2l साइन थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों? बीसी बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर बीसी की वैल्यू में उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ, तो हमारे यहाँ से डेरिवेशन इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, तो देखिए तो इक्वल टू क्यू ई, और यहाँ पे बीसी की वैल्यू कितनी है? तो 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। ठीक है, तो बच्चों टॉर्क बराबर, अगर मैं ई को यहाँ पे साइड से रखूँ, इसको लिख ये 2l को और क्यू को साथ में लिख लूँ, तो ये हो जाएगा 2ql इंटू ई साइन थीटा। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 2ql किसके बराबर होता है? 2ql किसके बराबर होता है? वैद्युत द्विध्रुव। किसके बराबर होता है? वैद्युत द्विध्रुव, यानी पी के बराबर। तो टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया बच्चों यहाँ पे? पीई साइन थीटा। और हमको यही प्रूफ करना था। क्या बच्चों? हमको यही प्रूफ करना था। हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे बताता हूँ। जैसे हमारा इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आती है बच्चों? वेक्टर फॉर्म, अगर मैं बात करता हूँ इसकी वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप क्या होता है इसका? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो बच्चों इसका जो सदिश रूप है वो क्या होता है? तो इसका जो सदिश रूप होता है वो होता है क्या यहाँ पे बच्चों? ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये इसका सदिश रूप है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? इसका सदिश रूप। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ बच्चों, देखिए ध्यान से। ये क्या है बच्चों? यहाँ पे बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? टॉर्क के नाम से। पी यहाँ पे क्या है बच्चों?
तो P यहाँ पे क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम जानते हैं किस नाम से बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। और ई यहाँ पे क्या है बच्चों, ई यहाँ पे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, मैं अभी थोड़ी सी इसकी बात करना चाहूंगा, इसकी यूनिट की। यूनिट क्या होती है बच्चों इसकी, इसकी अगर मैं बात करना चाहूँ, यूनिट मात्रक, तो इसके मात्रक की अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चे, टॉर्क की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी की यूनिट क्या होती है, तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। और वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र की होती है न्यूटन अपॉन कूलाम। क्या, न्यूटन अपॉन कूलाम। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, कूलाम से कूलाम कैंसिल होने के बाद तो यहाँ से यूनिट क्या निकल के आएगी बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। ये क्या है बच्चों, इसकी यूनिट है। ये क्या है, इसकी यूनिट है। तो ये पूछ ली जाती है कि इसकी यूनिट क्या होती है। अच्छा, अब मैं डायमेंशन की और बात करना चाहूंगा, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करना चाहूँ, तो इसकी डायमेंशन बच्चों, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स की होती है बच्चों ml T-2। और मीटर की क्या होगी बच्चों, लेंथ की क्या होगी L। तो फाइनली यहाँ पे क्या निकल के आएगी, ml/T-2। तो याद रखना है, टॉर्क की, जो बच्चों टॉर्क की होती है, ये किसके बराबर होती है, यही किसकी डायमेंशन होती है, यही होती है हमारी एनर्जी। एनर्जी की भी यही होती है, वर्क की भी यही डायमेंशन होती है, याद रखना है। ml/T-2 डायमेंशन दुनिया में जितनी भी एनर्जी है, जितने भी वर्क है, वो सबकी डायमेंशन क्या होगी, ml/T-2। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो बच्चों हमारा एक ये वाला टॉपिक जो रह गया आज हमारा, ये वाला कूलाम के नियम का सदिश, जैसे कूलाम के नियम का सदिश रूप, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिकैप करके बता देता हूँ मैंने आज क्या क्या डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेरिवेशन ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, एक बार खुद से मेरे साथ आपने समझ लिया, अब इसको घर पे जाके आपको 1 से 2 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको इजीली सारी चीजें समझ में आ जाए। और नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, अच्छा इसके साथ बच्चों मैंने आपको ये वाला डेरिवेशन बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, तो ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा बच्चों, अब इसके थोड़े से केस और है, मैं केस को और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। इसके केस और हैं, केस को और देख लेते हैं। अब बच्चों केस क्या है बच्चों, कि जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अब ये डाइपोल है, यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो साइन थीटा जो एंगल बना, जो बच्चों जो थीटा बना, जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन पी एंड ई, पी और ई के बीच में बनने वाला कोण होता है। थीटा होता है बच्चों, वो क्या होता है, पी और ई के बीच में बनने वाला कोण होता है। ये वाला देख, ये वाला देख। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो थीटा है वो क्या है बच्चों, पी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव के बीच में बनने वाला एक एंगल होता है। तो समझिए ध्यान से। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं केस फर्स्ट डालू यहाँ, केस फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूं व्हेन पी एंड ई आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन यानी अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ई सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो देखिए, तो बच्चों इस बात को समझिए
कि वैद्युत द्विध्रुवागुड़ और ई एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या एंगल क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जैसे सबको समझिए कि इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, फिक्स है। अब बच्चों मैं इसके अंदर अगर डायपोल रख दूं यहाँ पे, तो अगर एक डायपोल बनाया मैंने यहाँ पे, तो डायपोल क्या होता है बच्चों, इस तरीके से कि मान लीजिए एक डायपोल होता है जिसका परिमाण कैसा होता है, सेम इस तरीके, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, यानी एक काम कीजिए, इसको ये माइनस क्यू और ये प्लस का क्यू। तो आपको पता है बच्चों वैद्युत द्विध्रुवागुड़ की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। यानी इसकी जो पी है, पी की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर होगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी से पहले से क्या है बच्चों, फिक्स है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल आघूर्ण, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुवागुड़ दोनों सेम डायरेक्शन में है। और जब भी बच्चों दो लाइन सेम डायरेक्शन में हो तो वहां पे एंगल क्या बनता है बच्चों, 0 डिग्री बनता है। यानी कि अगर वैद्युत द्विध्रुवागुड़ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम डायरेक्शन में होती है तो वहां पे एंगल कितना बनेगा बच्चों, 0 डिग्री। तो थीटा क्या लेंगे बच्चों, 0 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं बल आघूर्ण निकालू तो क्या हो जाएगा, क्या जानते हो, तो इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल रखूँ तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 डिग्री होती है। क्या होती है, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। वैद्युत द्विध्रुवागुड़ की डायरेक्शन याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरी बात, अब ये वाला केस आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस क्या है बच्चों, दूसरा केस ये है, अगर बच्चों पी एंड ई, दूसरा केस है व्हेन पी एंड ई, पी एंड ई आर इन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को बोलते हैं बच्चों लंबवत। ठीक है, लंबवत। अब बच्चों अगर लंबवत साफ साफ बोल रहा है तो थीटा इज टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अब इसको इस डायग्राम से समझिए, जैसे मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से, अब बच्चों मैंने एक द्विध्रुव बनाया इस तरीके से, समझिए बच्चों ध्यान से, सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आप समझते चलिए। कि मान लीजिए एक द्विध्रुव बनाया और द्विध्रुव क्या है बच्चों, तो मैंने बनाया नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। दो आवेश परिमाण में समान, नेचर में अपोजिट, और बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, इनकी 2l है। ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2l है। यहाँ पे भी क्या होगी, इसकी 2l होगी। तो अब बताइए पी की डायरेक्शन किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो बच्चों इधर फिक्स है पहले से ही। और लेकिन वैद्युत द्विध्रुवागुड़ की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पी की डायरेक्शन जो होगी बच्चों वो किधर होगी, ऊपर की साइड होगी। किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बताइए बच्चों इनके बीच में एंगल कितना बना, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ तो क्या आएगा, तो इक्वल्स टू पी ई साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। कितनी होती है, 1। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने देखे ये सारी केस भी डिस्कस कर लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको एंगल समझ में आ गया कि पी और ई सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना लेंगे यहाँ पे हम लोग, 0 डिग्री। और परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री। परपेंडिकुलर होगा तो कितना लेंगे बच्चों, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल बनना है बच्चों कितना बनना है, 90 डिग्री बनना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोगों को बस क्या है बच्चों, हमें आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दिया करिए। बस यही हमारे लिए मोटिवेशन है। बस आप बस इतना करते रहिए और हमें सपोर्ट करिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।